जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एक और क्लास हम लोग लेकर आए हैं करंट अफेयर की डिस्क्रिप्टिव वे में। आप लोगों के सामने हर एक न्यूज को हम लोग खोल के देखेंगे क्या है इस न्यूज में, किस तरीके से इस न्यूज को प्रेजेंट किया जा रहा है और किस तरीके से ये न्यूज आपके एग्जाम में आपके साथ होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे और बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाएंगे ताकि आपको जब रिवाइज करना हो तो काफी आसान रहे आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पहला आपका टॉपिक क्या आता है। ठीक है, नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025। अभी देखिए एक नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव हुआ है। ठीक है बच्चे, यानी कि एक नेशनल लेवल पे ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब क्या है, एक तरीके का कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है बच्चे, कॉन्फ्रेंस हुआ है 2025 में। और किस चीज को लेकर हुआ है, ठीक है, नेशनल लेवल पर ट्राइबल हेल्थ को लेकर के, यानी आदिवासी की बात कर हम यहाँ पे, यानी आदिवासियों की हेल्थ को लेकर के। ठीक है बच्चे, आदिवासियों की हेल्थ को लेकर के एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया है। उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि आदिवासी जो लोग हैं, ट्राइबल पीपल जो हैं, जो कि पिछड़े एरिया में रहते हैं और उन तक बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो उस तरीके के एरिया में किसको किस तरीके से कौन से बेनिफिट्स पहुंचाने हैं, इस बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या है ये आपका नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव, यानी कि राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन। ठीक है, अब देखिए न्यूज में क्यों है, यहाँ पे आपको दो मिनिस्ट्री को याद रखना है। एक आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करेंगे, यानी ट्राइबल की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, और दूसरा आप लोग देखोगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है, वो दोनों ने मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और क्यों ऑर्गेनाइज किया है, ताकि हम लोग ट्राइबल पीपल के हेल्थ में कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर सकते हैं, आदिवासियों की जो सेहत है, आदिवासियों की एजुकेशन है, आदिवासियों का जो जीवन है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके, इस बारे में यहाँ पे डिसाइड किया जाना था। ठीक है, अब देखिए कहां पे किया गया था, तो भारत मंडपम। आज की डेट में जितना भी आप देखना नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल अगर इंडिया में हो रहा है, तो भारत मंडपम, यशोभूमि, इस तरीके के जो दिल्ली में साइट से वहां पे किया जा रहा, तो ये आपका भारत मंडपम में किया गया था। अब ये जो आपका प्रोग्राम है, ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है, कॉन्क्लेव है, एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत में आता है। 2024 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, 2024 से लेकर के 2025 और में शुरू करके 2028 से लेकर के 29 तक का टारगेट रखा गया था। यानी कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया था 24-25 में, और 5 साल के बाद उसका 28-29 में टारगेट रखा गया था कि हम लोग आंकलन करेंगे, देखेंगे कि कितना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है। तो कौन सा प्रोग्राम था वो याद रखेगा। ठीक है, वो प्रोग्राम था बच्चों, ठीक है, आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया गया था, 24-25 में शुरू किया गया था। और इसलिए शुरू किया गया था ताकि ट्राइबल पीपल को एजुकेशन मिल सके, ट्राइबल पीपल की जमीनों का रिकॉर्ड मिल सके। अब ट्राइबल पीपल के पास काफी ज्यादा लोगों के पास जमीन का रिकॉर्ड ही नहीं है कि कौन सी जमीन उनकी है, तो उनको जमीन के रिकॉर्ड मिल सके, उनको सर्टिफिकेट दिया जा सके, उनको आधार कार्ड दिया जा सके, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज या पहचान पत्र वगैरह हो वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके लिए क्या चलाया गया था यहाँ पे, ठीक है, आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, और इसी के अंडर में ये नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव किया जा रहा है, ताकि और ज्यादा क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सके, इसके बारे में हम लोग बात कर सके। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब ये क्या है जो आपका नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव है, इसके बारे में ये क्या करता है, ट्राइबल हेल्थ इश्यूज को नोट करेगा और क्या प्रमोट करेगा, इनोवेटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशन। इनोवेटिव का मतलब नए नए तरीके हेल्थ केयर के ये लेके आने की कोशिश करेगा, इनोवेट करने की कोशिश करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन किन की हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ये प्रोग्राम हो रहा है ट्राइबल हेल्थ की, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल हेल्थ की ही बात करेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। इसके लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ठीक है, एम्स को कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एम्स को कहा है, एम्स जो आपका जो दिल्ली में है, ठीक है, उसको कहा है कि भाई एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, और इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया भी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप दिखाई जाती है, जब दो एंटिटी, दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम करें तो एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। तो ट्राइबल लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एम्स दिल्ली ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो एक ट्राइबल ब्लॉक बनाएंगे एम्स का, कहां पे, उड़ीसा के अंदर, याद रखना। ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर एम्स का ही एक डिपार्टमेंट खोला जाएगा ताकि वो रिसर्च कर सकें और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, किसको, हमारे ट्राइबल पीपल को, यानी
आदिवासी लोगों को, ठीक है। ये इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अगला देखिए इश्यूज क्या है, क्यों ऐसे कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है। तो देखना लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, यानी 63.9 ईयर्स। अगर हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं ना, तो आदिवासियों का मैक्सिमम कितना होता है, 63.9 ईयर्स, इतने साल का ही उनका जीवन है। लेकिन यहाँ जनरल वाले 67 साल जिंदा रहते हैं, यानी कि हमारा जो जनरल पीपल है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो कमी रही होगी ना, कि वो कम जीते हैं, जीवन को कम जीते हैं। कितना, 63.9 साल ही ये लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होगी, बीमारियां होंगी, या फिर इनके एरिया में सफाई वगैरह नहीं होगा जिसकी वजह से पेंडेमिक वगैरह फैलता होगा, या खाने की कमी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। तो उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टंटिंग की बात करते हैं, 40.9%। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, हाइट रुक जाना, ठीक है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, हाइट रुक जाना। तो यहाँ पे जो हाइट जो है ना वो रुक चुकी है, और स्टंटिंग कितना है, 40.9% का स्टंटिंग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वेस्टिंग की बात करें, वेस्टिंग का मतलब बहुत पतली बॉडी, ठीक है। तो वेस्टिंग जो है आपका कितना दिखाई देगा, 23% के आसपास वेस्टिंग दिखाई देगा, ठीक है बच्चे। 23.2 एग्जैक्ट है, बट 23 के आसपास आपको वेस्टिंग दिखाई देगा, यानी बहुत पतली बॉडी हो जाती है। और क्यों? क्योंकि भाई उनके पास खाने पीने की चीजें ही नहीं है, सीधी सी बात है, खाने की चीजें नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कैल्शियम प्रोटीन सबकी कमी जब बॉडी में होगा तो ऐसे ही होने वाला है ना भाई साहब, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सरकार ने जितने भी कदम उठाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में एम्स और आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों मिलके एक अपना डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रही है एम्स की तरफ से। और दूसरा एक यहाँ पे एम लिया गया था कि ट्राइबल पीपल में ना एनेमिया सिकल, ठीक है, सिकल सेल एनेमिया मिशन चलाया गया था एक, 2047 तक। 2047 टारगेट रखा गया था कि 2047 तक हम लोग, एक बीमारी होती है, ठीक है, एनेमिया सिकल करके, जिसमें ना पैर एकदम वो होता है ना, सिकल जैसे घास काटते हैं ना हम लोग, दराती है ना, तो ऐसा होता है ऐसा। तो जो हड्डियां होती है ना कुछ इस तरीके की हो जाती है, टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसको मतलब किस तरीके की बीमारी को ठीक करे कि हड्डियां पैरों के वगैरह की सब सीधी हों। तो यहाँ पे इस तरीके की बीमारी हमारे खाने में डेफिशिएंसी की वजह से होती है, कमी की वजह से होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि आदिवासियों में 2047 तक इस तरीके की डेफिशिएंसी को कम किया जाएगा। और कौन सी बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी है उसको खत्म कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कब तक? 2047 तक। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और ये प्रोग्राम चलाया गया था 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का, तो हमारे भारत के 14 स्टेट्स में, और जिसके लिए 15, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि इस फील्ड में काम करने वाले सेंटर्स खोले जाएंगे, और कितने, 14 स्टेट्स के अंदर में, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा आदिवासियों को, उसके बाद मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी उन लोगों को, ठीक है। कल्चरल सेंसिटिविटी के बारे में अवेयर किया जाएगा, उनके कल्चर के बारे में। उसके बाद इंक्लूसिव टेक ड्राइवर, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सभी जनजातियों को, सभी आदिवासियों को लेकर के आना एक साथ, यानी अगर कोई स्कीम निकले तो सभी को बेनिफिट मिले, इसको इंक्लूसिव कहते हैं, ठीक है। टेक ड्राइवर का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी सिखाएंगे हम लोग उन आदिवासियों को। कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर फॉर ट्राइबल्स, यानी कि हम हेल्थ केयर की जब भी बात करेंगे कम्युनिटी बेस्ड बात करेंगे। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि सभी को साथ में मिला के, ऐसा नहीं किसी इंडिविजुअल के लिए हमने हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टार्ट किया, सभी को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है बच्चे यहाँ पे। तो ये आदिवासियों के लिए एक कदम उठाया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला आपका आर्टिकल आता है, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज की बात कर रहे हैं, एपिडेमिक डिजीज, ठीक है बच्चे, एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजीज एक्ट 1897, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए बड़ी ही एक दुविधा है हमारे सामने, हमारे देश के सामने, कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एपिडेमिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे एपिडेमिक का मतलब होता है वो बीमारियां जो कि आती हैं और सब कुछ तबाह करने की कोशिश करती हैं, या तबाह कर भी देती हैं। जैसे कि आपका कोविड था, कोरोना वायरस एक आपका एपिडेमिक था। तो उस तरीके से एपिडेमिक के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था कि एपिडेमिक से कैसे निपटेंगे हम लोग, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। क्लियर पॉइंट, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। और कब ये एक्ट बनाया गया था? तो 1897 के अंदर में एक्ट बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब ये क्यों न्यूज में है, ये क्यों चर्चे में है, क्यों? यहाँ पे देखिए, जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, 286 रिपोर्ट, ठीक है, 286 रिपोर्ट ऑफ
22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने ये बताया कि भाई साहब ये कब तक घिसोगे, ये जो आप एक्ट घिस रहे हो, ठीक है, महामारी रोग अधिनियम 1897 यानी कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 कब तक घिसोगे, इतना पुराना एक्ट है भाई, इतना पुराना, यानी बहुत पुराना हो चुका है, इसको हटाओ, इसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है, ये ऐसा मुद्दा उठा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज किया जाएगा और चेंज करने की क्यों जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक्ट बताता है कि उतना पुराना जो एक्ट है, उतना पुराना एक्ट, उसके बाद तो न जाने कितनी नई बीमारियां आ गई भाई। जब एक बात बताओ, ठीक है, 1897 में जब ये एक्ट बना होगा तो उस वक्त की बीमारियों के हिसाब से बना होगा, उसके बाद तो न जाने कितनी बीमारियां आ गई। जैसे कोरोना का एग्जांपल देख लो, कोरोना उस टाइम नहीं था भाई, नहीं था तो नहीं था, आज कोरोना है। तो क्या ये एक्ट इन सभी को कवर करता है, ये सवाल उठता है। तो यहाँ पे 22nd लॉ कमीशन का एक आर्गुमेंट है कि भैया इस एक्ट को बंद कर दो, हटा दो, ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है, नए एक्ट को लेकर आने की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे कोविड-19 का डिटेल की बात करें तो कोविड-19 का आपका पेंडेमिक है, ये वीकनेस को एक्सपोज करता है, इस एक्ट के वीकनेस को। क्यों? जब हमारा कोविड-19 का जो एक्ट एपिडेमिक था, इसको हम लोगों ने 2005 के एक्ट से लिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड एक्ट है आपका 2005, ठीक है, तो उससे हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया है, ना कि हमने 1897 की बात की है। क्लियर पॉइंट? तो डेफिनेटली बता तो रहा है, समझ में आ तो रहा है कि भैया यार वो नहीं हम लोग कर सकते थे, ठीक है, 1897 का जो एक्ट है उसके हिसाब से कंट्रोल, क्योंकि वो बहुत पुराना एक्ट था, उसमें वो सारे के सारे प्रावधान प्रोविजंस नहीं थे जो इस एक्ट को, जो इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपका कोविड-19 था, ये एक तरीके से ना वीकनेस को शो करता है। कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की कमजोरियों को दिखाता है यहाँ पे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? और क्यों कमजोरियों को दिखाता है कि जब हमारा कोविड-19 आया था तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को हम लोगों ने लागू किया था, अप्लाई किया था इस सिचुएशन से निपटने के लिए कोविड की, ना कि हमने आपका 1897 वाले एक्ट को ध्यान में रखा था। क्लियर पॉइंट? तो 2000 अगर ये वाला एक्ट था हमारे पास तो हम 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो आज के हिसाब से थे, ठीक है, वो 150 साल पुराने नहीं थे, याद रखेगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2005 वाला एक्ट है, उसके अनुसार हम लोगों ने कोविड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका एक एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में, ये भी पास किया गया था। अब ये क्या बताता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स का मतलब क्या है, जो हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं, मेडिसिन के फील्ड में काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई वायलेंस ना हो, है ना, कोई वायलेंस ना हो, इसके लिए कोई हिंसा ना हो, इसके लिए भी एक एक्ट आया था 2020 के अंदर में। द कमीशन, जो ये आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बताता है कि राइट टू हेल्थ सभी का है भाई साहब, हमारे आर्टिकल 21 में दिया हुआ है राइट टू लिव। राइट टू लिव कैसे भैया, हेल्थ होगी तो ही तो जीवित रहोगे ना, तो राइट टू हेल्थ आपका आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ये क्या बताता है कि भैया हमें जीने का अधिकार है, लेकिन इतना पुराना एक्ट अगर अप्लाई करोगे तो भैया वो बीमारी को कवर ही नहीं कर पाएगा, उस बीमारी से हम अपने आप ही मर जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क मैनेज करने के लिए होना चाहिए, नया लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ताकि हम लोग इस तरीके के पेंडेमिक को अच्छे से कंट्रोल कर सके। इतना पुराना एक्ट यार हम लोग लगा रहे हैं, ये कमजोरी दिखाता है हमारे देश की। चलिए अब देख लेते हैं जो आपका एपिडेमिक एक्ट जो आता है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये क्या है? ये किया गया था कॉलोनियल रूल, डेफिनेटली हम लोग उस टाइम अंग्रेजों का अधीन थे, और उस टाइम एक ना बुबोनिक प्लेग फैला था 1896 में, 1896 में बुबोनिक प्लेग फैला था, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए 1897 में एक साल बाद ही ये एक्ट को लेकर के आया गया। अब ये क्या स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, ये जो एक्ट है, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो इस बीमारी को, इस महामारी को रोकने के लिए जो जो कदम उठा सकता है वो कदम उठाए, ठीक है। उसके बाद ये बताता है प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी अगर कोई ऐसे डिजीज है, बीमारी है जो कि खतरनाक है ना, उसको रोकने के लिए कौन कौन से प्रावधान लगा सकता है, कौन कौन से केसेस लगा सकता है, ये आपको इसी एक्ट में दिया गया है। जैसे कोई स्टेट, हर एक स्टेट का भाई सिचुएशन अलग अलग है ना, तो अगर जैसे कोविड है या कोई भी बीमारी अलग अलग स्टेट में फैल जाती है, तो डेफिनेटली अलग अलग स्टेट की सिचुएशंस अलग अलग हैं, फंड अलग अलग है, वहाँ के एटमोसफेयर अलग अलग है, तो अपने अपने हिसाब से हर एक स्टेट यहाँ पे रेगुलेट करेगा इस एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट को 2020 में भी अमेंड किया गया था, ताकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके खिलाफ कुछ वायलेंस देखे गए तो उन वायलेंस को हटाया कैसे जाएगा, इसके लिए एक्ट बनाया गया था 2020 में। याद रखना, हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ वायलेंस ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं ये क्यों हम बोल रहे हैं हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यार देखो
एक तो बहुत पुराना एक्ट है और बहुत सारी कंट्रीज ने साबित कर दिया है कि भैया हमारे पुराने एक्ट को अगर हम लोग बदलें तो हम नए तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न आइडियाज लेकर के आ सकते हैं अभी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि कनाडा की बात कर लेते हैं, तो कनाडा में हेल्थ इमरजेंसी हैंडल्ड थ्रू द इमरजेंसी एक्ट 1988, ठीक है, 1988 के का जो एक्ट था उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा पूरा कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट 2007 भी दिखाई देगा कनाडा का ही, और ये मेजर पावर्स, बहुत बड़े बड़े पावर्स देता है अपने प्रोविंसेस को, अपने स्टेट्स को, ताकि वो अपने राज्य में इस तरीके से पेंडेमिक को कंट्रोल कर सके। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट 2007 है। ये बताती है, डिफाइन करती है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेशनल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज, यानी कि स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे को रिलेट करेंगे किसी भी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको बताता है। तो हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबसे भी सीखने की जरूरत है, उन सबसे हमको ज्ञान, मतलब उनके एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगला सवाल आता है, लीगल डिस्प्यूट ओवर मथुरा एंड वाराणसी ज्ञानवापी मॉस्क, ठीक है। अभी देखिए मथुरा और वाराणसी की मस्जिदों पर कानूनी विवाद। अब मथुरा में भी देखिए श्री कृष्ण भगवान है भाई साहब, है ना, मथुरा में, और वाराणसी में भाई शिव जी का है। तो यहाँ पर दोनों जगहों में मस्जिद, ठीक है, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिदों में जैसे मथुरा में आप देखोगे, ठीक है, अगर आप लोग मथुरा गए हो तो मथुरा में जो द्वार होता है ना, जिससे कि श्री कृष्ण भगवान को उनके पिताजी लेके गए थे, वो द्वार बंद कर दिया गया है और एक मस्जिद की दीवार से बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे हिंदू लोग अलग क्लेम करते हैं कि भैया श्री कृष्ण भगवान यहीं से तो निकले थे, ठीक है, यहाँ पे वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को इसी रास्ते से लेके गए थे, यानी कि रास्ता तो था, आप लोगों ने दीवार लगा के यहाँ बंद कर दिया है। दीवार भी किस चीज की, मस्जिद की दीवार लगा के आप लोगों ने बंद कर दिया है। वैसे ही ज्ञानवापी है, आपको वाराणसी में दिखाई देगा मस्जिद। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू पेटिशनर्स जो है उन्होंने बोला है कि भाई ज्ञानवापी जो है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर हुआ करता था, शिव जी के मंदिर को तोड़ करके यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया है। तो यार ये तो सिलसिले चलते ही रहेंगे। कभी मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा किया जाएगा, कभी मंदिर के नीचे मस्जिद मिलने का दावा किया जाएगा, ये तो चलते ही रहेंगे। तो क्या ये सिलसिले हमेशा चलेंगे? क्या इसका समाधान नहीं होगा? इसी बात पर आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे दो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। पहले एक मथुरा का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी मस्जिद का विवाद चल रहा है और वाराणसी में भी मस्जिद का विवाद चल रहा है, और हिंदुओं के साथ ही चल रहा है। डेफिनेटली मुस्लिम्स का है तो हिंदुओं के साथ ही चलेगा, ठीक है। तो देखिए डिस्प्यूट जो है, जो आपका मथुरा का ज्ञानवापी मस्जिद जो है, सॉरी वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद जो है, और मथुरा का आपका शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा का, इन दोनों मस्जिदों पे विवाद चल रहा है, क्योंकि इन दोनों मस्जिदों पे दावा किया गया है कि ये दोनों मस्जिद हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन मस्जिदों को हटाओ और दोबारा से हिंदू मंदिर बनाओ। इस तरीके के पेटिशंस गए हैं हिंदुओं के द्वारा, जो एक बहुत ही विवाद क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही बड़ा डिबेट क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम जब आजाद हुए थे ना, तब हम लोगों ने एक परिभाषा दी थी कि कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो कि किस जगह पे यहाँ पे मंदिर है, जैसे यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 के दिन अगर यहाँ पे मंदिर है तो आगे मंदिर ही रहेगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे मस्जिद है तो आगे मस्जिद ही रहेगा, ये डिसाइड किया गया था। यानी कि जो 15 अगस्त 1947 के दिन जब हम आजाद हो रहे हैं, उस दिन वो मंदिर है कि मस्जिद है, उस बिल्डिंग का स्टेटस क्या है? मंदिर का स्टेटस है तो हमारी आज़ादी के बाद भी वो मंदिर ही रहेगा। अगर वो मस्जिद का स्टेटस है तो हमारी आज़ादी के बाद भी वो मस्जिद ही रहेगा। ये हमारे आज़ादी के समय में डिसाइड किया गया था। फिर ये विवाद कहाँ से आ जाते हैं, चलिए इसके डिटेल में देखते हैं। क्लियर अपन बच्चे? यहाँ अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है मथुरा का जो आपका शाही ईदगाह मस्जिद है और ज्ञानवापी वाराणसी का, उसको लेकर के क्या चल रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है रीसर्फेस डिस्पाइट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। एक आपका एक्ट है अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है आपका, वर्शिप बोले तो पूजा पाठ की बात करें, ठीक है, एक्ट 1991। इसने ये कहा है, ठीक है, ये कहा था 1991 में कि भैया आप कहीं पर भी पूजा कर सकते हो, आप कहीं पर भी अपना मंत्र वगैरह नमाज़ कहीं पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बशर्ते वो सड़क वड़क नहीं होनी चाहिए, तो आप पढ़ सकते हो। ये इस एक्ट में दिया गया था कि भैया आपको राइट टू रिलीजन है, आप अपने रिलीजन को चाहो तो सुबह शाम दोपहर कहीं पर भी बैठ के इजिली आप उसको
प्रोपेगेट कर सकते हो, अपने रिलीजन को, धर्म को पढ़ सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब मैं चाहूँ तो हनुमान चालीसा बीच यहाँ पे पार्क में बैठ के आराम से गा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या किसी बिल्डिंग में आराम से बैठ के गा सकता हूँ, और वो बिल्डिंग जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसमें आराम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हिंदुओं ने क्या कहा है कि ठीक है ना, ये है तो मस्जिद, आप लोगों ने बोल दिया। अच्छा हाँ, एक और भी, ये जो मस्जिद का जो ये वाला है ना 15 अगस्त 1947 वाला, इसमें जो अयोध्या का राम मंदिर को शामिल नहीं किया गया था, ये बात आप लोग याद रखना। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये बात पता थी कि राम मंदिर पर तो भाई विवाद आएगा, आज नहीं तो कल आएगा और खून खराबा तक पहुंचेगा, तो इस एक्ट में इसको नहीं डाला गया था, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्या है यहाँ पे जो एक्ट है, ठीक है, कौन सा 1991 वाला, ठीक है, जो एक्ट है, ये इसने क्या किया, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर मंदिर थे या जो मस्जिद मस्जिद थे, उनको मंदिर मंदिर रखा और मस्जिद मस्जिद ही रखा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, अयोध्या के राम मंदिर को छोड़ करके। क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पे 2022 में ज्ञान व्यापी जो आपका बनारस में है, वहां पे कुछ हिंदू वर्शिप, कुछ लोग हिंदुओं के कुछ लोग पेटिशनर्स हैं, उन्होंने दावा किया कि ठीक है ना यार, आप इसको मस्जिद रखना चाहते हो मस्जिद रखो, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे शिव जी का मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। तो यहाँ पे 2022 में कुछ हिंदुओं ने दावा ठोक दिया कि भाई इसको हटाओ, है ना। तो लेकिन हमारा जो 15 अगस्त 1947 के बाद के दिन क्या डिसाइड हुआ था कि जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। तो ज्ञान वापी को तोड़ तो सकते नहीं, तो यहाँ पे कुछ वकीलों ने वो आइडिया दे दिया कि ठीक है ना यार, उसको मस्जिद ही रहने दो। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, वो ये कहता है कि आप पूजा पाठ कहीं भी कर सकते हो। तो 1900 जो आपका 2022 में ज्ञान वापी में मंदिर होने का दावा किया गया था, तो कोर्ट ने भी बोल दिया कि ठीक है ना, मंदिर मस्जिद के एक कोने में आप लोग पूजा पाठ कर लो, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 में कानून बनाया गया था कि आप जगह पर, किसी जगह पर जाकर पूजा कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि वो मंदिर को मस्जिद को मंदिर बना दो, हमें तो जगह चाहिए पूजा करने की। यानी देखो, नाक को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो बराबर ही है। तो वही यहाँ पे हिंदुओं ने नाक को पकड़ने की कोशिश किया है, ठीक है, आप उसको मस्जिद ही रहने दो लेकिन हम उसमें पूजा करेंगे। और सही भी है भाई, जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है यही बताता आपको। आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या देखा कि भाई ये बात तो सही है, मंदिर तो था यहाँ पे, क्योंकि उन्हें मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एक प्रेयर हॉल था जो मतलब जहाँ पे प्रार्थना वगैरह की जाती थी, तो वहां पे मंदिरों के साक्ष्य मिले कि भैया यहाँ पे शिव जी के कुछ शिवलिंग के कुछ टुकड़े मिल गए, या कुछ ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां मिल गई, जिससे साबित होता है कि वहां पे शिव मंदिर तो था। अब मथुरा की बात कर लेते हैं, तो मथुरा में भी सेम केस है, मथुरा में भी सेम केस है, याद रखना। लेकिन मथुरा का जो केस था ना, उसमें झगड़े बहुत पहले चलते थे। तो 1968 में दोनों दलों ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज किया कि ठीक है, जो मस्जिद है वो इसको ऐसे ही रहने दो, और जो आपका अयोध्या, ये मथुरा का जो कृष्ण भगवान का जो पूरा जन्मभूमि वगैरह, इनको ऐसे रहे, मतलब कॉम्प्रोमाइज किया गया था। लेकिन अभी हिंदुओं का ये कहना है कि ऐसा हम नहीं मानते भाई, ठीक है। जो ये 1968 में किया गया था ना, ये समझौता साफ तौर पे धोखाधड़ी था, ठीक है, धोखा किया था मुस्लिमों ने हमारे साथ, ऐसा हिंदू पेटिशनर्स का कहना है, ऐसा हिंदू पेटिशनर्स का मानना है, ठीक है। तो अब लीगल तौर पे जो कानून क्या करने की कोशिश करेगा, अब देखिए यहाँ पे एक एक्ट दिखाई दे रहा है 1991, है ना, एक्ट। अब दूसरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ये दूसरा एक्ट ये दिखाई दे रहा है कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी, जो वर्शिप एक्ट है, एक तो वर्शिप एक्ट है, ये बताता है कि आप कहीं पर भी पूजा कर सकते हो, ठीक है, आपका वर्शिप एक्ट 1991 है। और दूसरा आपका ये बताता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस जिस चीज का है वही रहने वाला है, ठीक है। तो अब कोर्ट कंफ्यूज हो चुका है कि यार अगर हम हिंदुओं की बात माने तो इसके तहत पूजा कर सकते हैं, और 15 अगस्त 1947 की बात करें तो यहाँ पे स्टेटस तो मस्जिद का ही रहेगा, आप उसको मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अभी इसका कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में, इस वजह से मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सारे के सारे एक्ट आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखें, अब इसमें और क्या है, द पेटीएम केस, पेटीएम केस की बात करेंगे, ठीक है। आरबीआई ने पेटीएम केस के बारे में क्या कहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। पेटीएम जो है आपका 2010 में जब आया था ना, ठीक है, पेटीएम, तो पहले पेटीएम आया था, ठीक है, उसके बाद पेटीएम आपका पेमेंट बैंक बन गया, पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया, ठीक है, याद रखा, पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। अब आरबीआई, अब देखिए पहले तो ये देखे कि पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है। एक बैंक होता है जो कि कमर्शियल बैंक जैसा नहीं होगा, ये सिर्फ पेमेंट को एक्सेप्ट करता है,
ये छोटे छोटे यूजर्स के लिए बनाया गया था कि 2 लाख तक का पेमेंट आप लोग इसमें जमा करा सकते हो, ऐसा आरबीआई ने निर्देश दिए थे और पेमेंट बैंक बनाने का निर्देश दिया था। तो पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक खोल दिया है ना, आरबीआई का लाइसेंस मिल गया पेटीएम को और पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक खोल दिया। यानी पेटीएम गूगल पे, फोन पे जैसा काम तो करता ही है, यानी कि एक फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी तो है ही, नो डाउट, लेकिन ये एक बैंक के तौर पर भी इसने अपना बैंक खोल दिया। यानी पेटीएम एक बैंक भी है और एक आपका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये पेमेंट वगैरह करने वाली एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई ने देखा कि भाई जो आपका पेटीएम है वो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। पेटीएम नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो चुका है, काम नहीं करता है, ठीक है। और क्यों नहीं काम करता है, इसने देखा कि भाई साहब जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना वो आरबीआई के गाइडलाइंस को काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता था और अदर बैंकिंग सर्विसेज भी दे सकता था जो कि बैंकिंग एक सेक्टर में आती हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखा गया, आरबीआई ने देखा कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना वो आपका जो आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइंस गए उसको फॉलो नहीं करता, उसको काफी ज्यादा ब्रेक कर रहा है। अब किस तरीके से किया जाए, देखो जो आपका आरबीआई है ऑडिट करता है किसको, पेटीएम पेमेंट बैंक को, पेटीएम पेमेंट बैंक को ऑडिट करता है, ठीक। जैसे ऑडिट करता है तो उसको ये समझ में आता है कि नहीं यार ये जो पेमेंट बैंक है ये बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। जो आरबीआई सुपरवाइज कर रहा है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखा जा रहा है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, ठीक है, ये बनता कैसे है देख लेते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, मतलब इनको ना पैसे लेना अलाउ था, पेटीएम पेमेंट बैंक पेमेंट, ठीक है, पेमेंट को एक्सेप्ट करना अलाउ था, ये लोन नहीं दे सकते थे, क्लियर पॉइंट, ये लोन देने का लाइसेंस इनके पास नहीं था। लेकिन इसका भी इन्होंने वायलेट किया, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया इन लोगों ने कि भैया नहीं 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 नहीं, हम लोग थर्ड पार्टी के जरिए आप पैसा, मतलब आप मेरे को पैसे दे दो, पेटीएम पेमेंट में बोल रहा मेरे को दे दो, आपको तो ब्याज चाहिए ना मैं दे दूंगा, लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी बैंक के जरिए वो पैसे को एक्सेप्ट कर वो कर लेता था, लोन प्रोवाइड कर देता था, ठीक है। तो यार ये थोड़ी होता है, आपको आरबीआई ने बोल रखा आप सिर्फ पेमेंट बैंक हो तो पेमेंट एक्सेप्ट करोगे, आप लोन नहीं प्रोवाइड करोगे, लेकिन लोन भी प्रोवाइड करने लग गया था थर्ड पार्टी के जरिए, तो वायलेशन हो रहा है। अगला पॉइंट देखें, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, 197 कम्युनिकेशन एक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब इसमें 49% शेयर किसके हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक में 49% शेयर किसके हैं, 197 कम्युनिकेशन के, क्लियर पॉइंट याद रखना है। देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ रहा है, उसके बाद आप देखना, ठीक है, जो फाउंडर्स इन्फ्लुएंस रेज्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब फाउंडर्स का जो इन्फ्लुएंस है ना, ठीक है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब फाउंडर्स जो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट के लिए कोई भी चीज काम करना। तो यहाँ पे आप यहाँ देखना, ठीक है, कि जो इसके ऑनर्स है ना, ठीक है, ऑनर्स है इसके, जो इन्होंने क्या कर रखा है ऑनर्स ने कि अपने ही शेयर्स को 49% और 51% में बांट दिया है। बंदा एक ही है, ठीक है, बंदा एक ही है, ताकि अगर मान लो कोई डिसीजन लिया जाएगा तो पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो डिसीजन अगर दो तरफा होता है तो उसमें ना वोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे वोटिंग में कौन जीतेगा, 51% वाला जीतेगा, और ये दोनों तो एक ही बंदे हैं ना यार। तो यहाँ पे एक ऑनरशिप को लेकर के भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। उसके बाद रिपीटेड केवाईसी वायलेशंस, केवाईसी का मतलब क्या, नो योर कस्टमर, अगर बैंक में आप जाओगे तो बैंक वाला आपसे नाम, पता, आपका थंब प्रिंट, रेटिना आएगा, वो सब कुछ आपसे लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा जा रहा है, नो योर कस्टमर का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे वायलेशंस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इस रूल को भी तोड़ा जा रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने बहुत ज्यादा नियम कानून को तोड़ा। और सबसे बड़ा था मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जब ब्लैक मनी को व्हाइट बना दिया जाता है किसी भी बैंक के जरिए, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग का नाम हम लोग दे देते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व था आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। इस वजह से उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। पेटीएम चल रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम का जो बैंक है ना उसको बंद किया गया। अब देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक है क्या एक्चुअली में। तो देखिए एक नचिकेत मोर कमेटी हुआ करती है, नचिकेत मोर कमेटी, कोई भी जब बैंक बनता है ना तो कमेटी डिसाइड बनाई जाती है, वो कमेटी रिकमेंडेशन देती है कि हाँ इस तरीके का बैंक बनाओ। तो एक नचिकेत मोर कमेटी थी, उसने बोला था कि पेमेंट बैंक बनाओ, पेमेंट बैंक। और पेमेंट बैंक क्यों बनाओ, ताकि जो स्मॉल स्केल पे काम कर सके, ठीक है, स्मॉल स्केल पे जो हमें जैसे स्मॉल स्केल पे काम कर सके, यानी कि इसमें सिर्फ देखना 2 लाख तक की लिमिट है। पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर कोई भी पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस, चलो ये तो खैर फाइनेंस बैंक हो गया, ठीक है, तो आपका जियो पेमेंट बैंक हो गया, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, तो ये सब क्या है, पेमेंट बैंक 2 लाख तक का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें छोटे छोटे यूजर्स ही आपको दिखाई देंगे, क्लियर पॉइंट। अब ये बनाया गया था, मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ का होगा, ठीक है, और जो प्रोमोटर होगा उसका 40% का शेयर हमेशा
इसमें रहता है और 5 साल तक वो शेयर्स उसी के पास रहेंगे, स्टेक उसी के पास रहेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बता रहा हूँ। पेटीएम पेमेंट बैंक का जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है वो 100% 100 करोड़ का रहेगा और जिसमें 40% जो स्टेक रहेगा वो किसका रहेगा, प्रमोटर का, जो कि बैंक बना रहा है। ठीक है, याद रखना, क्लियर पॉइंट। अब ये लोन इशू नहीं कर सकता है, ये सिर्फ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं ना, वैसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक में जमा करा सकते थे, हम लोन नहीं दे सकते थे, लेकिन फिर भी लोन प्रोवाइड करने लग जाता था। ठीक है, और 2 लाख तक की लिमिट है एक्सेप्ट करने की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके पास जो ये 2 लाख, जो आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, इस 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट ना, उसमें 75% और जितना पैसा कस्टमरों का अब देखिए ब्याज कहाँ से देगा। अब मैं पैसा पेमेंट बैंक में जमा करूंगा तो ब्याज मुझे देगा ना, तो ये इन्वेस्टमेंट करता है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, उससे जो प्रॉफिट मिलता है उससे हमको ब्याज देता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेगा, 75% गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में करेगा। अब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में क्यों करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लॉस नहीं देंगी, प्रॉफिट ही देंगी। तो एक कस्टमर का पैसा जो पेटीएम पेमेंट बैंक के पास पड़ा था वो कम प्रॉफिट देगा, लेकिन प्रॉफिट तो देगा 100%, इसलिए बोला 75% आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका 25% है कॉमर्शियल बैंक में इन्वेस्टमेंट करोगे। कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, जो लोन देते भी हैं और लोन लेते भी हैं, मतलब हमारा पैसा जमा भी करते हैं और हमें लोन देते भी हैं। तो 25% कॉमर्शियल बैंक में जमा कराओगे और जो आपका 75% है ये आपका गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, जैसे आरबीआई का एसएलआर वगैरह, ये सब कुछ आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये डेबिट कार्ड तो इशू करता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता पेमेंट बैंक। क्रेडिट कार्ड का मतलब एक तरीके से लोन ही तो होता है कि आप अभी खर्चा कर दो बाद में पे कर देना, तो ये लोन तो देता ही नहीं है। तो ये डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आरटीजीएस, फंड ट्रांसफर, ये आपका रियल टाइम एंड यूपीआई वगैरह सब आता है। पेटीएम पेमेंट बैंक सबका सब इस्तेमाल करता है, बट ये आपको लोन नहीं देगा, बस इतना याद रखना। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका आरबीआई है, आरबीआई का जो एक्शन है ये साफ बता रहा है कि फाइनेंशियल जो कंपनी है, फिनटेक कंपनीज हैं, फाइनेंशियल टेक, ठीक है, फिनटेक कंपनीज हैं, इनको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। ठीक है, साफ तौर पे बोला गया कि भाई साहब सुनो, ऐसा है, आपको स्ट्रिक्ट बताया जा रहा है कि जो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करो वरना हम इनको बंद कर देंगे। और ये एक एग्जांपल है जीता जागता कि हमने पेटीएम पेमेंट बैंक को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल आता है हमारे पास। ठीक है, एक आपका एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क यानी कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चे, ये आता है एराविकुलम, और ये कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। अब ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फरवरी से और जो मार्च का महीना था ना उसमें इसको बंद कर दिया गया था और लंबे समय तक ये बंद रहा था। नेशनल पार्क है भाई, इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म आता है, लेकिन फिर भी इसको बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था, यहाँ पे एक खास तरीके की बकरी होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाली बकरी, बड़े बड़े ब्राउन कलर के फर होते हैं, उस बकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलगिरी ताहर। ठीक है, नीलगिरी ताहर का जो ब्रीडिंग सीजन आता है, यानी कि वो जब बच्चे पैदा करती हैं ये बकरियां, तो उनको एटमोस्फेयर सुरक्षित चाहिए था। तो उनको सुरक्षित एटमोस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है क्लोज कर दिया था, पब्लिक वहां पे नहीं जा सकती थी। क्यों, ताकि एक तो देखो ये नीलगिरी ताहिर जो है ये ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट में है, खत्म हो सकते हैं कभी भी स्पीसीज, इनको बचाना जरूरी था। अब इनको बचाने के लिए जब ये बच्चे पैदा कर रही हैं तो उनको सेफली बच्चे पैदा करने देना जरूरी है, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना कि भैया ये बच्चे इजीली पैदा कर सकें, ऐसा एटमोस्फेयर प्रोवाइड कर देना। तो यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया था ताकि वो नेचुरली ब्रीड करे और उनके बच्चे सेफ रहे यहाँ पे, क्लियर है, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। उसके बाद देखना जो क्लोजर है। ठीक है, यहाँ पे तीन ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं, क्लोज करने के बाद बेनिफिट हुआ है, 3 ऐसे बच्चे पैदा छोटे छोटे हुए हैं। ठीक है, याद रखना। और क्यों हुए, क्योंकि इनका जो मेन हैबिटेट है, ठीक है, और आगे हम फ्यूचर में ये भी सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा बर्थ दिखाई दे यहाँ पे, और भी ज्यादा मतलब यहाँ पे ताहिर जो है, बकरी जो है आपका नीलगिरी ताहिर, उसके बच्चे और भी ज्यादा पैदा हों। और यही तो हम चाहते हैं ना कि इकोसिस्टम के लिए सभी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, गाय भैंस भेड़ बकरी। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यार नेशनल पार्क में ऐसा कुछ एटमोस्फेयर दे दे कि ये इनकी जनसंख्या बढ़े। तो आगे हम सोच रहे हैं कि इनकी जनसंख्या बढ़े, लेकिन अभी देखते हैं क्या। तो ये क्लोज किया गया इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये है क्या। ठीक है, ये जो एक सेंचुरी के रूप में, ये पहले वाइल्ड एक सेंचुरी के रूप में 1975 में स्थापित किया गया, उसके बाद नेशनल पार्क के रूप में इसे 1978 में जगह दी थी, नेशनल पार्क बना दिया गया, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये कहां पे लोकेटेड है, तो वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। और वेस्टर्न घाट में एक आपका वो आता है
अन्नामुदी पीक, अन्नामुदी पीक जो है साउथ का सबसे ऊंचा पीक है यहाँ पे, और कितना 2695 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको फूल दिखाई देगा, मैं बात कर रहा हूँ इस राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो कितनी है, 2695 मीटर की चोटी है, हाईएस्ट पीक वही है। वहां पे एक तरीके से फ्लावर मिलता है, नीला कुरिंजी फूल मिलता है, जो कि 12 सालों में एक बार खिलता है, और 2018 में लास्ट टाइम खिला था, ठीक है। तो ये ऐसे फूल प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, नीला कुरुंजी फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है, वो भी यहीं पे ही खिलता है। ये बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, और बरसात की वजह से यहाँ पे हरियाली बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। ये इस राष्ट्रीय उद्यान में 48 मैमल्स हैं, ठीक है। उसके बाद 133 चिड़िया यानी कि बर्ड्स हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। उसके बाद एंडेमिक स्पीसीज हैं बहुत सारी, जैसे कि नीलगिरी मार्टिन टाइप की आपको स्पीसीज भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, रेड लिस्ट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। उनको बचाने के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नदियों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पंबर हो गया, पेरिगार हो गया, चलाकुडी हो गया, ये सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। क्लियर है पॉइंट बच्चे, याद रखना नदियों के नाम आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पंबर हो गया, पेरियार हो गया, चलाकुडी हो गया, ये नदियां यहाँ से निकलती हैं। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स मिलते हैं, उन प्लांट्स का अपना अपना खुद का योगदान, खुद का इस्तेमाल है। कुछ मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमको इनकम आती है। तो यहाँ पे आप देखना मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, ऑर्किड्स मिलेंगे। और यहाँ पे स्ट्रॉबिलेंथस एक आपका किस्म का प्लांट होता है, जो मेडिसिन में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके के प्लांट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक हमारा केंद्र सरकार का या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि जितने भी हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज उनको बचाने के लिए हम जितना भी एक्शन ले सकते हैं वो सारे सारे एक्शन लें। और ये दिखा रहा है कि हाँ भाई, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, यानी इंडिया की तरफ से एक फेवरेबल पॉइंट जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट, यानी भारत पहले डिफेंस का जो सामान था, मिसाइल वगैरह, रक्षा उपकरण वगैरह इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये बात आप लोग को ये आपका इस आर्टिकल में हम लोग कवर करेंगे। न्यूज में भी इसीलिए है कि जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जो आपके 9 सालों में 8 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। 8 टाइम्स बढ़ चुकी है पिछले 9 सालों में, ठीक है। याद रखना 9 सालों में 8 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि हमने बहुत ज्यादा यहां सामान बेचना शुरू कर दिया है। डिफेंस वाले मिसाइल बेच रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो भी हम लोग रक्षा उपकरण उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। और इंडिया टॉप 25 कंट्रीज में आ चुका है डिफेंस के एक्सपोर्ट में, ठीक है। अभी हम लोग इंपोर्ट करते थे और इतना ज्यादा हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। और ये डीआरडीओ का सबसे बड़ा रोल होता है, यानी कि डीआरडीओ है ना, यही हमारे शिप्स वगैरह को डिजाइन करता है, यही हमारे ये मिसाइल्स को डिजाइन करता है, ये हमारे हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन करता है। तो डीआरडीओ को बहुत ज्यादा एक पावर दिया गया, शक्ति दिया गया, इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसकी वजह से डीआरडीओ बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, डिजाइन बनाता है। और 25 जो टॉप कंट्रीज है जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट में टॉप में आती है, उनमें इंडिया शामिल हो चुका है। ये इसलिए काफी ज्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो इंडिया का एक्सपोर्ट है आपका 13-14 से लेकर के आपका ये 22-23 तक 8 गुना ज्यादा बढ़ चुका है पिछले 9 साल में। तो 13-14 में कितना था, तो 668 करोड़ था, और 22-23 में कितना है, 16,000 करोड़ बढ़ चुका है। तो ये एक मेजर एक्सपोर्ट है, बहुत ज्यादा एक उछाल दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें हम लोग मिसाइल, रॉकेट, ठीक है, और टॉर्पेडोज, आर्टिलरी गन्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, ये सब हम लोग तकरीबन 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, 75 कंट्रीज में तकरीबन हम लोग यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री जो हो गया, इंडिया को टॉप इंपोर्टर के रूप में नोट करता है, बताता है कि भैया इंडिया जो आपका टॉप, नॉट इंपोर्टर, ठीक है। इंपोर्टर भी हो सकता है इंडिया, जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह, जैसे कि हमें देखो मिसाइल बनानी है तो एक्सेलरेटर वगैरह हमारे पास नहीं बनता, वो जर्मनी से हम लोग मंगाते हैं, तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा सामान भी। तो उस इंपोर्ट का इस्तेमाल करके हम लोग खुद का
मिसाइल वगैरह बनाते हैं, खुद का रॉकेट वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से। पहले इकोनॉमिक की बात कर लेते हैं भैया, सीधी सी बात है, हम अपना हथियार बेचेंगे तो पैसा आएगा ना हमारे पास, यहाँ पे जो आपका हम दूसरी कंट्रीज का करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो आपका कम होगा। क्लियर है, हम लोग भैया डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे अगर हम लोग खुद ही यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे तो। और दूसरा पॉइंट, जो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा देखा जाए स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक की बात, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं भैया। हम जिनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कितना बढ़िया बन रहा है। जैसे कि रशिया के साथ हमारा कितना बढ़िया रिलेशनशिप है, क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। अभी ब्रह्मोस 6 हम लोगों ने रशिया के साथ मिलकर ही बनाया है। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप है वो भी तो मेंटेन होने वाली है, तो हमारा डिप्लोमेटिक पावर बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी और जो पॉलिटिकल लेवरेज की बात करें, नहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, मैं उस कंट्री पे डिपेंडेंट हूँ, वो मुझ पे डिपेंडेंट है, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक दूसरे की कंट्रीज को, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, हमें कई बार बाहर की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है तो हम उनसे लेके आते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं बाहर वाले, यानी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर वाली कंट्रीज को, तो टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ग्लोबल सप्लाई चैन में भारत का नाम बहुत ऊंचा हो रहा है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि भाई पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम एक अलग लेवल पे लिया जा रहा है कि भैया कितना जल्दी इंडिया टॉप 25 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में अपनी जगह बना चुका है। और आत्मनिर्भर भारत का जैसे ही विजन शुरू किया था भारत ने, उस विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने न जाने कितने ही हेलीकॉप्टर, शिप, मतलब सब कुछ हम लोगों ने बना लिया। ड्रोन्स इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले हम लोग बना रहे हैं कि भैया 5-5 हज़ार फीट तक ड्रोन हमारे काम कर रहे हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत कम है, वहां पर भी हमारे ड्रोन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया की तरफ एक बढ़िया बात है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ऐसे कदम उठाए हैं कि इनोवेशंस को बढ़ावा दे सके, यानी कि नई नई रिसर्च को बढ़ावा दे सके, नए नए नवाचार खोज को बढ़ावा दे सके, ठीक है। डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लगाया है, यानी कि डिफेंस का जो हम लोग प्रोडक्शन है उसको प्रमोट किया जाए और एक्सपोर्ट किया जाए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है सरकार। यानी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कदम उठाए हैं, जितना छूट दे सकता है, जितना फंड दे सकता है, सरकार ने अच्छा खासा फंड दिया, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, ताकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कर सके डिफेंस इक्विपमेंट्स की और उनका एक्सपोर्ट भी कर सकें। इस तरीके से हम लोग डिफेंस एक्सपो भी लगा रहे हैं। डिफेंस एक्सपो का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने हथियार बनाए हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए हैं, उसकी प्रदर्शनी करना, पूरी दुनिया को इन्वाइट करेंगे कि आओ भैया देखो हमने हथियारों की प्रदर्शनी लगा रखी है, जिनको पसंद आएगा वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता तो इन्वेस्टमेंट करेगा, खरीद के लेके जाना है तो खरीद के लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स की हम लोग भी बात कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स को शोकेस करता है इंडिया, ठीक है, डिफेंस एक्सपो में। तो कंक्लूजन में अगर देखें तो डेफिनेटली इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तभी तो हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सेल्फ रिलायंस बढ़ रही है, और ग्लोबल लेवल पे हमारा पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग बढ़ रहा है, क्योंकि हम टॉप 25 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आ चुके हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चे, ये आप लोग देखें। चलिए आगे आता है अगला, पॉपुलेशन ग्रोइंग कमिटी, ठीक है। यहाँ पे देखें जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक कमिटी का गठन किया गया है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि समिति बनाई गई है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, डेफिनेटली वी आर ऑन द टॉप, हम लोग सबसे ऊपर आते हैं जनसंख्या की वृद्धि में, जनसंख्या में। चाइना हमसे ऊपर था लेकिन चाइना हमसे नीचे आ चुका है, हम लोग चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, सरपास कर चुके हैं। और ये इस वजह से न्यूज में है क्योंकि जो कमिटी है ना 2024 में बनाई गई थी, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो कमिटी एक ऐसी, हम पॉपुलेशन को देखने की बात कर रहे हैं, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो वो कमिटी अपने आप ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए 2024-25 वाले बजट में, एंट्रीम बजट में हम लोगों ने क्या किया था, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई थी, किस लिए, ताकि वो चैलेंजेस को देख सके, चैलेंजेस को सॉल्व कर सके। किस तरीके के चैलेंजेस, ठीक है, पॉपुलेशन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन में जो भी चेंज होता है, लाइक डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जिस तरह ये सब डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहलाते हैं, है ना। तो उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी किया जाए और पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी बढ़िया डिसीजन हम लोग ले सकें वो लेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो, पॉपुलेशन को ग्रोथ कैसे करें, उस पॉपुलेशन को क्वालिटी वाली पॉपुलेशन कैसे बनाए, सब डिसीजन कौन लेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कमिटी लेने वाले, ठीक है। तो जो कमिटी थी क्या करे, कमिटी है क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी क्या, यहाँ पे पॉलिसीज बनाएगी, और पॉलिसी ऐसे बनाएगी कि हमारा एक मिशन था ना, विकसित भारत 2047 तक का मिशन था, ठीक है, 2047 तक का मिशन था, यानी कि हमें डेवलप्ड नेशन की लिस्ट में आ जाना है, ऐसा मिशन, ठीक है। तो डेवलप्ड नेशन की लिस्ट में तब आएंगे ना यार जब हमारे रिसोर्सेज
अच्छे से इस्तेमाल होंगे, तो रिसोर्सेज तभी इस्तेमाल होंगे अच्छे से जब हमारे पास कम पॉपुलेशन होगी। अब यार रिसोर्स 10 कट्ठा जमीन है, 10 कट्ठे में 100 लोग पैदा हो जाए तो क्या मतलब, ठीक 10 कट्ठे में 2-4 लोग ही पैदा हो तो ज्यादा बढ़िया जीवन निर्वाह करेंगे। तो ये विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हमें डेफिनेटली पॉपुलेशन को तो कंट्रोल करना पड़ेगी, हमारी प्रायोरिटी है, तो यही यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखा जा रहा है फैमिली प्लानिंग को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की बात किया जाए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए। इसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कमिटी बनाई है। ठीक है बच्चे, पॉपुलेशन ग्रोथ कमिटी। अब देखिए अबाउट इसके बारे में देख लेते हैं क्यों बनाई गई है, क्योंकि देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, ठीक है, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट यानी फर्टिलिटी रेट का मतलब एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं। ये डिक्लाइन हुआ है, गिरा 2009 से 11 के बीच में देखा जाए तो 2.5 बच्चे पैदा कर सकती थी एक महिला, यानी कि 2.5 मतलब काट के थोड़ी पैदा होंगी, बट एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2.5। अब उसको हमने टारगेट रखा है कि 31-35 तक जाते हैं, 31 से लेकर के 35 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, 1.73% तक लेकर के आएंगे, यानी डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विद द ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो वर्किंग जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जो काम करने योग्य पॉपुलेशन, जो यूथ है काम करना चाहती है, तो वो बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हम लोगों को पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इनोवेशन बढ़ानी पड़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना पड़ेगा। इस सब चीजों को देखने के लिए, इस तरीके के सारे जो चैलेंज है इनको देखने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया, वर्किंग ग्रोथ कमिटी का निर्माण किया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब देखिए कमिटी का रोल मेन क्या है, रोल मेन क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो कमिटी है आइडेंटिफाई करेगी इश्यूज, यानी प्रॉब्लम, जो हमारे पॉपुलेशन में प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेगी। उसके बाद ट्रेंड देखेगी, ट्रेंड का मतलब पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रॉब्लम कम करेगी, उसका ट्रेंड को देखेगी। उसके बाद इवेल्युएट करेगी, मानी कैलकुलेशंस वगैरह करेगी, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाएगी। उसके बाद कोलैबोरेट करेगी गवर्नमेंट के साथ, एनजीओ के साथ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेज के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश यहाँ पे करेगी। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस यानी जनता को अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी, फैमिली प्लानिंग के बेनिफिट्स दिखाए जाएंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग के तरीके बताए जाएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रिसर्च वगैरह दूसरी कंट्रीज ने किया उनके रिसर्च को, उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश की जाएगी, ताकि पब्लिक यहाँ पे इजिली देख सके, पब्लिक यहाँ पे इजिली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में खुद का कंट्रीब्यूशन दे सके, खुद का योगदान दे सके। ठीक है बच्चे, तो ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही बड़ा स्टेप है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए, ठीक है, होलिस्टिक पॉपुलेशन मैंने पॉपुलेशन जो है मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हम लोग देखेंगे ना तो पॉपुलेशन को पूरी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से का मतलब क्या है, पॉपुलेशन में हर किसी को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे, बूढ़े, लेडी, जेंट्स, हर किसी को इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, डेटा सिस्टम में। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग जितने भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ताकि हम लोग सतत विकास कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, और हमारी जो लीडरशिप है वो लोगों के काम आए। कि यहाँ पे पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है या पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो गवर्नमेंट के ही अकेले हाथ में नहीं है, आम जनता के हाथ में। एक बच्चा पैदा होता है तो भाई उसको माँ ही पालेगी, माँ ही बढ़ाएगी, ठीक है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो हम लोग अवेयरनेस तो फैला सकते हैं ना, किस तरीके से किया जा सकता है। तो हो सकता है कि कुछ माँ ऐसी इन चीज़ों को देख के सीखें, इन चीज़ों को देख के समझे, और इन चीज़ों को देख के अपने आप में अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चे, तो ये पूरा का पूरा आपको आर्टिकल मैंने बता दिया। तो ये आज के लिए सेशन इतना ही बच्चे, मिलेंगे अब कुछ और नए टॉपिक के साथ, जब आपका नए नए टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो उन सारे टॉपिक्स को फिर से डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, और पैटर्न मेरा यही रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।